हाँ बेटा, तो अपन बात कर रहे थे कल, अपन ने पढ़ा था DIDO VIVO में रिलेशन, ठीक है, और मैंने बता दिया था कि एपेरेंट डेप्थ बराबर एक्चुअल डिवाइड बाय म्यू, एपेरेंट डेप्थ एक्चुअल डिवाइड बाय म्यू रिलेटिव मीडियम सराउंडिंग से कितना भारी है, कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका सराउंडिंग के कंपैरिजन में उस पर, ठीक है। तो अपन ने कल वो फिश वाला क्वेश्चन किया था, आज वैसे ये क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। उससे पहले अपन ये वाला क्वेश्चन देखते हैं ना, ये वेरी इन दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर आजा। तो ये मैं बता रहा हूं तेरे को DIDO वाले पे है ना, ये क्वेश्चन 2-4 बार पूछा हुआ है तेरे नीट में, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है क्वेश्चन सर? एन एयर बबल इन ए ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब के अंदर एक एयर बबल है, ग्लास स्लैब के अंदर एक एयर बबल है, ग्लास का म्यू 1.5 दिया है, इज 5 सेंटीमीटर डीप व्हेन व्यूड फ्रॉम वन सरफेस। एक सरफेस है, ये ग्लास स्लैब है बेटा, ये ग्लास स्लैब एक सरफेस से देखता है ऑब्जर्वर, तो उसको जो एयर बबल है, दिस इज द एयर बबल, ये रहा एयर बबल ग्लास में। ये अब कंचे नहीं होते क्या बचपन में, कंचे नहीं खेले क्या बेटा, बस वही तो एयर बबल होते हैं उसके अंदर। ये यहां से देखने पे कितना डेप्थ पे नजर आता है वो 5 सेंटीमीटर डीप एक फेस से। ये रहा, ये बबल यहां है पर मुझे नजर यहां आएगा बेटा, ये 5 सेंटीमीटर डीप। अपोजिट, अदर नहीं, अपोजिट उल्टी, यहां से देखने पर ये ऑब्जर्वर यहां आके खड़ा हो गया O2, इधर से देखने पर कितना डीप, 3 सेंटीमीटर डीप नजर आता है, तो ये यहां नहीं नजर आता है, तो स्लैब ढंग की बना रहे, ये B2, ये बबल यहां नजर आता है 3 सेंटीमीटर डीप। एक फेस से 5 सेंटीमीटर डीप, एक फेस से 3 सेंटीमीटर डीप, ठीक सा। लेकिन क्या मैं बोल दूं, ये जितना डीप तुझे नजर आ रहा है, तुझे क्या नजर आ रहा है? एपेरेंट डेप्थ। बायोलॉजी तेरे को क्या नजर आ रहा है? एपेरेंट डेप्थ। तेरे को एक्चुअल डेप्थ नजर नहीं आएगी, एक्चुअल डेप्थ तो ये थी, इस फेस से एक्चुअल डेप्थ ये थी, दिस वाज द एक्चुअल डेप्थ x2 फ्रॉम फेस 2, सरफेस 2, अपोजिट फेस से x2 डेप्थ थी, तुझे 3 नजर आई, तो तुझे कम नजर आई बेटा, तुझे कम नजर आई एपेरेंट डेप्थ। अच्छा इधर भी आजा, ये 5 तुझे नजर आई एपेरेंट डेप्थ, पर थी तो ज्यादा ना x1, तो x1 एंड x2 वाज रियल डेप्थ फ्रॉम फेस 1 एंड अपोजिट फेस 2, ये दिस वाज द एक्चुअल डेप्थ। और जो स्लैब की लेंथ है बेटा, दैट वुड बी x1 प्लस x2। एक बबल जो है उसकी एक फेस से दूरी और दूसरी फेस से दूरी का टोटल ही तो स्लैब की लेंथ होगी। सर बात तो समझ में आ गई। अब सर ये रियल डेप्थ निकालो, आजा बेटा। तो मैंने तुझे ये सब सिखा रखा है क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन आता है, तो मैं बोल दूं रियल डेप्थ ऑफ बबल ऑफ एयर बबल। सर आप स्पेलिंग सीखो पहले, तो एयर बबल इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ एपेरेंट डेप्थ ऑफ बबल, एपेरेंट डेप्थ ए जो तुझे नजर आई मेरे लाल, एपेरेंट डेप्थ ऑफ एयर बबल। तुझे क्या नजर आया और था क्या? ये तो रियल डेप्थ ऑफ एयर बबल वुड बी म्यू टाइम्स ऑफ जो तुझे नजर आई, यानी कि एपेरेंट डेप्थ। यस सर, तो मैं बोल दूं तो x1 विल बी म्यू टाइम्स ऑफ 5 सेंटीमीटर एक जगह से, इक्वेशन 1। x2 रियल डेप्थ फ्रॉम अदर से या अपोजिट फेस विल बी म्यू टाइम्स ऑफ जो तुझे नजर आया मेरे लाल, एपेरेंट डेप्थ। ये तो स्लैब की लेंथ x1 प्लस x2। सर ओके, यहां पे रख बेटा 5 म्यू प्लस बेटा 3 म्यू एंड दिस इज 8 म्यू, दिस वुड बी द स्लैब की लेंथ। ये और ये आ जाएगा कितना, 8 इंटू ए क्या था, कहां था क्या, 3/2 आ जा, तो ये कर दे इंटू 3/2। बायोलॉजी काट देगा ना, 4 3 12, तो लेंथ वुड बी 12 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन तेरे एग्जाम में पूछा, एक्सरसाइज 2 में मिलेगा बेटा, आपसे मुलाकात होगी आपकी। 12 सेंटीमीटर कर लेगा क्या सर? एक ऐसा क्वेश्चन हमारे को भी दो। चल ले भैया, कौन सा था ये, 29 32 कर। एक तू भी कर बेटा, जिंदगी में क्या सिर्फ दूसरों के काम देखने आया क्या? एक क्वेश्चन तू भी कर ले, तेरा एग्जाम में आया हुआ एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन सर हम करेंगे, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं। इधर देख, ये लिख, हाँ, a cube of age 15 centimeter contains an air bubble and small air bubble। पहाड़ में क्या स्मॉल है ना, एयर बबल है, स्मॉल एयर बबल।
ठीक है, एक क्यूब के अंदर एक छोटा सा स्मॉल एयर बबल है ना, इट्स एपरेंट डेप्थ, इट्स एपरेंट डेप्थ है ना, व्हेन व्यूड फ्रॉम वन फेस, व्हेन वो का वही लैंग्वेज, व्यूड फ्रॉम वन फेस, फ्रॉम वन फेस है ना, वन फेस इज 6 सेंटीमीटर, एक फेस से देखने पर मुझे 6 सेंटीमीटर नजर आई, एंड व्हेन व्यूड फ्रॉम अपोजिट फेस, एंड व्यूड फ्रॉम अपोजिट फेस, इट इज है ना, वो डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, इट इज किसके लिए, एपरेंट डेप्थ 4 सेंटीमीटर, और एपरेंट डेप्थ के लिए देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्यूब, स्लेब क्यूब, ठीक है चल, क्यूब विल बी, ए क्यूब का म्यू बताना रहे मेरे लाल, ठीक है, आजा सर, ये तो वो क्या भाई, हाँ वैसा का वैसा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है, पहले लेंथ पूछी थी, इस बार लेंथ देके म्यू पूछा, सर कोई दिक्कत नहीं है सर, इतना इंटेलिजेंट तो हम है, मेरे को मालूम बेटा, कितना है तू, ये बबल, ये एक्चुअल बबल, भैया तेने यहां से देखा एक फेस से, तो तेरे को कितना नजर आया रे बायोलॉजी, 6 सेंटीमीटर, ये तो तेरे को नजर आया यहाँ B1, दिस इज 6 सेंटीमीटर, ये तुझे नजर आया मेरे लाल, ये था नहीं, ये तुझे नजर आया, फिर उधर से देखा तेने, कितना नजर आया मेरे लाल, B2, कितना नजर आया, 4 सेंटीमीटर, ये तुझे नजर आया बेटा, ये था नहीं, है ना, तो दीज आर द एपरेंट डेप्थ्स जो तुझे नजर आई, 6 और 4, तो एक्चुअल थी कितनी, सर अभी आपने सिखाया था, थोड़ा सा फास्ट करूंगा बेटा, मैं सिखा रखा है बेटा, है ना, ज्यादा उम्मीदें करनी भी नहीं सामने वाले से, तो ये एक्चुअल डेप्थ, ये x1, एक फेस से x1 मान ली, दूसरे से x2 मान ली, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई क्यूब की, जो साइड जो तू बोल रहा है L, वो कितनी हो जाएगी, x1 प्लस x2, तो यहां से मैं लिख रहा हूं बेटा, येलो कलर से दिखेगा तुझे, L इज इक्वल टू x1 प्लस x2, दीज आर एक्चुअल डेप्थ फ्रॉम वन फेस एंड सेकंड फेस, एंड दीज आर म्यू, कितना 6 सेंटीमीटर एक तरफ से नजर आया, म्यू फिर कितना नजर आया तेरे को, 4 सेंटीमीटर, तो एक तरफ से जो 6 नजर आ रहा था वो बेसिकली 6 म्यू था, और जो 4 नजर आ रहा था वो बेसिकली 4 म्यू था, और स्लेब की लेंथ तेरे 15 सेंटीमीटर थी, सर सब समझ में आया सर, तो 15 नहीं आया तो भी बेटा हाँ करना है बेटा, जिंदा रहना है तो 10 म्यू है ना, 1.5 मना नहीं करते, नहीं समझ में आया तो भी हाँ करते हैं, ये कितना है 10 सेंटीमीटर इंटू म्यू, जहां है तो जहां ना बेटा 1.5, ये क्लियर है क्या, तो सर हम कर लेंगे, ये समझ में आ गया, एपरेंट और एक्चुअल का रिलेशन पता होना चाहिए, आधा भरा आधा खाली वाले में भी एपरेंट एक्चुअल का रिलेशन पता होना चाहिए, ये क्यूब वाले में भी एक्चुअल एपरेंट का रिलेशन पता होना चाहिए, तो क्या होता है बेटा, एपरेंट डेप्थ बराबर एक्चुअल बाई म्यू, एपरेंट बराबर एक्चुअल बाई म्यू, एक्चुअल बराबर म्यू इनटू एपरेंट, बस ये याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन और लास्ट बचा है, वो कर लेते हैं, ठीक है, ये देखो, ए फिश इज राइजिंग वर्टिकली टू द सरफेस ऑफ वाटर इन लेक यूनिफॉर्मली एट रेट, एक जो इतनी रामायण तक इतनी अंग्रेजी मेरे से नहीं पढ़ी जाएगी बेटा, तो सर बताता हूं, इधर देख अगले पेज पे जा, ये है, ये अपना क्या है भैया, पानी भरा हुआ है, लेक एन फलान जी एन डिमके जी एन सब है, ये देख, ये रही फिश, ठीक है बेटा, ये फिश जा रही ऊपर, कितने जा रही है, 3 सेंटीमीटर पर 3 मीटर पर सेकंड जा रही है फिश, 3 मीटर पर सेकंड, राइजिंग वर्टिकली अपवर्ड फलाना एंड दिमागा लिखा हुआ है, ये ऑब्जर्व ए बर्ड, ये देखती है, काम की बात, बर्ड डाइविंग वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड द वाटर एट रेट 9, ये उसको नजर आता है, ऐसा है नहीं, ये उसको नजर आता है। अब जैसे बर्ड है यहां, सुनना मेरी बात ध्यान से सुन मेरे लाल, ये देख, मैं बोल दूं ये जैसे ये बर्ड है, वो वहां बना देना, वो अब मेरे से वहां नहीं बनेगा क्योंकि मैं बहुत पास है ना, वो एक्चुअल में ये बर्ड जैसे एक्चुअल में यहां है ना, तो क्या मैं बोल दूं ये जो बर्ड जब आएगा और इसकी रे पास आएगी, क्यों, क्योंकि रेयर टू डेंसर जा रही, पास आएगी, तो बोल दूं बर्ड का एक्चुअल में पीछे नजर आएगा, तो बर्ड जहां होगा उससे पीछे नजर आएगा, मतलब बेसिकली आई वांट टू से दैट कि बर्ड जहां होगा उससे पीछे। सर आप इंग्लिश, अरे बेटा कभी कभी बोल लेता हूं, 1-2 लाइन घर से याद करके आता हूं बेटा। सर कैसे बातें करते हो आप बेटा, क्या करूं अब कैमरे के सामने तुम्हारे को कैसे इंटरेस्ट जगाऊं मैं, ठीक है, ये तो ये रह जा रही है, ये
तो तेरे को एक्चुअल में फिश को कभी भी बर्ड नजर या बर्ड की इमेज नजर आएगी, और वो नजर आ रही है, वो कह रहा है उसको 9 मीटर पर सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू बर्ड, विथ रेस्पेक्ट टू फिश, सॉरी फिश को ऐसा नजर आ रहा है, ये बहुत लंबी रामायण इसमें, फिश को ऐसा नजर आ रहा है कि बर्ड नहीं, बर्ड की इमेज 9 से आ रही है, बर्ड को कभी, फिश को कभी बर्ड तो नजर आएगा ही नहीं। तो अब सुनना मुद्दे की बात, मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी, ये सॉल्यूशन है, मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी, ठीक है, क्या है कि फिश को बर्ड नहीं, ए देखना, बर्ड नहीं, बर्ड की इमेज खुद की तरफ, बर्ड की इमेज खुद के रेस्पेक्ट में, खुद के रेस्पेक्ट में 9 मीटर पर सेकेंड से माइनस जे के अब लिख दो नीचे से आती हुई दिखेगी, से आती दिख रही है, ए बेटा 2-2 3-3 बातें, बर्ड को, सॉरी फिश को बर्ड नहीं, बर्ड की इमेज 9 से आती हुई दिख रही है, किसके, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, खुद के रेस्पेक्ट में, और खुद क्या है, खुद 3 से ऊपर जा रही है, खुद भी तो मजे मार रही है, खुद भी तो 3 से ऊपर जा रही है फिश, तो जो खुद 3 से जा रहा है उसको बर्ड नहीं, बर्ड की इमेज 9 से नीचे आती हुई दिख रही है। चलो आओ आराम से, तो ये देखो है ना, वेलोसिटी ऑफ बर्ड्स इमेज, ए बेटा ये थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ बर्ड्स इमेज, बर्ड नहीं, बर्ड्स इमेज विथ रेस्पेक्ट टू फिश, ये ऐसे लिखते ना, बर्ड्स इमेज विथ रेस्पेक्ट टू फिश, ये डैश मार दिया मैंने, विथ रेस्पेक्ट टू फिश इज इक्वल टू, मैं बोल दूं वेलोसिटी ऑफ बर्ड्स इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ फिश, बायोलॉजी, बर्ड्स इमेज, बर्ड नजर ही नहीं आएगा, फिश को बर्ड की इमेज नजर आएगी, बर्ड्स इमेज विथ रेस्पेक्ट टू फिश इज इक्वल टू बर्ड्स इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ फिश। थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। वैसे मैं तेरे को यूं भी बता दूं, भैया मैं 3 से भाग रहा हूं तेरी तरफ, और मुझे लग रहा तू मेरी तरफ 9 से आ रहा है, मैं भाग रहा हूं तेरी तरफ 3 से, और मुझे तेरी इमेज 9 से आती लग रही है, मतलब तेरी इमेज 6 से आ रही थी, मैं भाग रहा हूं 3 से तेरी तरफ, और तेरी इमेज मुझे 9 से आती लग रही, इसका मतलब तू 6 से, तेरी इमेज 6 से आ रही थी, तो उसमें क्या हुआ, तू तो 6 से आ रहा था, मैं ही जा रहा था, मेरा उल्टा तेरे को मिला और 9 हो गया। यूं कर ले बेटा, इतना दिमाग चलाएगा सिर दुखेगा बेटा, सर पैकेट दिमाग अभी बेटा पैकेट खोले ही कहा तुमने, काम में लिया कभी, चला। तो वेलोसिटी क्या है, बर्ड्स इमेज विथ रेस्पेक्ट टू फिश, ये 9 जे गैप है माइनस का, चलो काम में लो बेटा, काम में लो। अभी पहले मैं फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ बर्ड्स इमेज, तो बर्ड्स की इमेज अभी पता पड़ जाएगी, बर्ड्स इमेज है ना, बर्ड्स इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, अब लास्ट में लिख दूंगा विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना, ये बर्ड्स इमेज फिश, ये भी ये है ना, माइनस वेलोसिटी ऑफ फिश, बोलो वेलोसिटी ऑफ फिश 3 जे के, इसको उधर लाओ तो कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बर्ड्स इमेज है ना विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना, यहां पे लिख दो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना, ग्राउंड इज इक्वल टू कितना आ गया, इधर आ गया 3 प्लस का हो गया, तो ये -6 जे के, मतलब बर्ड वास्तव में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 6 से आ रहा था, 6 मीटर पर सेकंड, ये फिश को नजर आएगा विथ रेस्पेक्ट टू बर्ड्स इमेज, वेलोसिटी ऑफ बर्ड्स इमेज, तो बर्ड्स इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 6 से आ रही थी, बर्ड्स इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 6 से आ रही थी है ना, बर्ड्स इमेज ही, इमेज की बात ये फिश के रेस्पेक्ट में थी, ये विथ रेस्पेक्ट टू फिश है, तो अब आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू फिश, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर फिश चुपचाप बैठी होती, अगर फिश मूव नहीं कर रही होती, अगर फिश नहीं चल रही होती, तो उसको कितने से आती हुई लगती बर्ड की इमेज, 6 से। अगर फिश मूव नहीं कर रही होती तो उसको लगता बर्ड की इमेज 6 से आ रही है। अब बताओ बर्ड की इमेज क्या है, बर्ड की वेलोसिटी एक्चुअल में क्या थी, अब आ जाओ, वेलोसिटी ऑफ बर्ड, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बर्ड लिख दो, वेलोसिटी ऑफ बर्ड है ना, बर्ड वी बर्ड इज इक्वल टू, क्या बोलो, ये ऑब्जेक्ट है ना, तो मैं बोल दूं वेलोसिटी ऑफ बर्ड वी बी
4 वेलोसिटी ऑफ बर्ड है ना, तो यहां लिख दो वेलोसिटी ऑफ बर्ड्स इमेज है ना, vi अपॉन वेलोसिटी ऑफ बर्ड vo, vi अपॉन vo इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। इस बार बाहर से अंदर आ रही है, बाहर से अंदर आ रही है, तो ये हो जाएगा μ1 और ये हो जाएगा μ2, बोलो तो μ2 हो जाएगा 4/3 है ना, और μ1 हो जाएगा 1, और ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ बर्ड्स इमेज, कितनी है बर्ड्स की इमेज की वेलोसिटी, -6 j अपॉन वेलोसिटी ऑफ बर्ड, ये तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड कितना आ गया बोलो, -6 j अपॉन 4/3 एंड दिस इज -4.5, यानी कि बर्ड एक्चुअल में 4.5 मीटर पर सेकंड से डाउनवर्ड मूव कर रहा है, माइनस मतलब नीचे, तो एक्चुअल में बर्ड j लगा दो, एक्चुअल में बर्ड 4.5 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ मूव कर रहा है। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था, सुनो वापिस एक बार थोड़ा सा वापस। बर्ड एक्चुअल में 4.5 से आ रहा था, अब उल्टा चलते हैं, पिक्चर उल्टी दिखाता हूं देखो, बर्ड एक्चुअल में 4.5 से नीचे आ रहा था, 4.5 से। अगर कोई अंदर चुपचाप होता, फिश अभी फिश मस्ती बचा कर फिश चुपचाप होती, तो उसको क्या लगता, उसको इमेज नजर आती। अगर फिश चुपचाप अंदर पड़ी रहती तो उसको इमेज नजर आती, और इमेज नजर आती तो 4.5 ये है, तो इमेज तो तेज नजर आती फिश को, क्यों, क्योंकि रे थोड़ी पास आई है, तो इमेज तेज नजर आती और वो आती 6। अगर फिश चुपचाप होती तो उसको इमेज नजर आती और वो इमेज आती 6, लेकिन फिश खुद 3 से ऊपर जा रही है तो उसको 6 नहीं 9 नजर आया, खत्म। बेटा खुद समझना 2-3 बार रिवाइंड कर करके समझना, ओके। ये बेहतरीन, आज जो 3 क्वेश्चन करा है बेटा वो एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है। अगले टर्न पे इसके आगे बात करेंगे। बेटा रे ऑप्टिक्स की बात चल रही थी, उसमें अपन ने रिफ्लेक्शन कंप्लीट कर दिया था, रिफ्रैक्शन में भी अपन काफी आगे तक आ गए थे। देखते कहानी अब तक है ना, लास्ट टर्न पे क्या पढ़ा था, कहानी अब तक, सीरियल में आता ना बेटा कहानी अब तक और कहानी आगे की, तो कहानी अब तक। अब कहानी अब तक में बेटा हमने देखा था 30th क्वेश्चन याद है कल, एक तरफ से देखने पर बबल इतना, दूसरी तरफ से देखने पर बबल उतना, तो स्लेब की थिकनेस, खूब क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, एक्सरसाइज 2 में जाके देखना, 3 क्वेश्चन पूछे हैं बबल पे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाज दैट। फिर अपन ने वो देखा था एक वी वी और DIDO में रिलेशन, सारी बात समझ में आ गई। अच्छा, मुद्दे की बात ये, लास्ट तक हमने जो स्टोरी देखी उसमें अपेरेंट डेप्थ, डी अपेरेंट या अपेरेंट डेप्थ का क्या फॉर्मूला आया था बेटा, अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ एक्चुअल डेप्थ डिवाइड बाय म्यू, एक्चुअल डिवाइड बाय म्यू, ये दिस वाज द फॉर्मूला। या एक्चुअल डेप्थ निकालनी तो म्यू टाइम्स ऑफ अपेरेंट डेप्थ, अगर एक मीडियम एयर, या फिर म्यू रिलेटिव लिख दो, अगर अगला मीडियम एयर नहीं कोई और है तो म्यू रिलेटिव लिख दो, सराउंड आउटर के रेस्पेक्ट में, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में जिस मीडियम में आप हो उसका म्यू। समझ गए क्या, क्लियर है ये, तो समझ में आ गई सर, ठीक है। तो ये μ2 बाई μ1, म्यू रिलेटिव μ1 बाई μ2, ओके सर, समझ में आ गई सारी बात। तो म्यू रिलेटिव सर समझ में आ गया, लास्ट टर्न तक आपने बता दिया था सर सारा। अब देखो बेटा आगे बात करते हैं अपन, अब अपन बात करते हैं बेटा चलो एक क्वेश्चन और देखते अपन, है ना, बेहतरीन क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 30 तक कर लिया, 31 है ना, रिफ्रैक्शन DIDO पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनता है इसमें, जैसे समझना बेटा ध्यान से हो, दिस इज ए कॉनकेव मिरर, क्या है ये, मिरर और अपन वो दोनों मिक्स कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर r बराबर 20 सेंटीमीटर। अब देखो अगला यहाँ पे क्या करेगा, पानी डाल देगा। ये दिस वाज द एक्सपेरिमेंट इन क्लास 11, ये 11th क्लास में आपका एक एक्सपेरिमेंट था, पता नहीं मुझे आपको याद है या नहीं है, ठीक है, मतलब हमारे टाइम पे था, अब तुम्हारे इसमें 12th में इसमें पता नहीं अब, क्योंकि ये रे ऑप्टिक्स हमारे तो 11th में थी, हम जब पढ़ते थे तब। जो भी है मैं तेरे को काम की बात बता देता हूँ, कब था कब नहीं था उससे तेरे को कोई लेना देना नहीं है। क्या है रे, स्ट्रेट लाइन ही नहीं बन रही है क्या, ये दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दिस मिरर एंड दिस इज वाटर, है ना, इस वाटर की हाइट h, ये देखो यहां से देखना, 2 टाइप के क्वेश्चन करूंगा इसमें मैं, ये दिस इज द हाइट ऑफ h, ये दिस h, ठीक है, ये h है, ये हाइट है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट O, ये एक ऑब्जेक्ट O है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ये x, ठीक है, ये इफ, है ना, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, बाकी डायग्राम में इतनी रामायण लिखा हूं। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर
म्यू वाटर इज इक्वल टू 4/3 एंड फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्ट फ्रॉम वाटर सरफेस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम वाटर सरफेस so that its image will coincide, so that its image will with object itself, ठीक है, coincide with object, ठीक है। आपको ये बताना ये x क्या होगी है। अब इसमें पहला केस, इफ h टेंड्स टू 0, यानी कि पानी की जो हाइट है वो लगभग 0 है, ये 0 तो नहीं है, लगभग 0, मतलब सर कहना क्या चाहते हो, मतलब मैं बोलता हूं मिरर से डिस्टेंस और सरफेस से डिस्टेंस का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सेकेंड, इफ h इज इक्वल टू, ले लो आप 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दो केस है, दोनों बेहतरीन क्वेश्चन बेटा, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसमें लिख दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो सर बताओ कैसे क्या होगा, सुनना बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय इमेज, यही बने। अच्छा, क्या मैं बोल दूं, जब ये रे आएगी, देखो रे डायग्राम बना रहा हूं बेटा, जब ये रे आएगी वाटर सरफेस पे गिरेगी, क्या रे सीधी जाएगी, बोलो नहीं, ये नॉर्मल, ये रे सीधी नहीं जाएगी, तो सर ये रे आएगी थोड़ी सी टुवर्ड नॉर्मल बेंड होगी। इधर देखो थोड़ा सा डायग्राम इधर बना रहा हूं, ये देख, ये रे आएगी, थोड़ा पास बना रहा हूं, ये, तो मैं बोल दूं क्या ये नॉर्मल, इधर आ जाए, इधर ये रे आएगी थोड़ी सी, क्योंकि एयर से वाटर में जा रही है, देखो दिस इज एयर एंड दिस इज वाटर, ये वाटर, तो बोल दो एयर से वाटर में जा रही है तो टुवर्ड नॉर्मल बेंड होगी। ये क्या मैं बोल दूं रे जो यूं जा रही थी वो थोड़ी करीब आ गई नॉर्मल के, जो रे यूं जा रही थी वो टर्न करके या रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन नॉर्मल के करीब आ गई, और नॉर्मल के करीब आ गई तो मैं बोल दूं या परपेंडिकुलर गिरेगी। तो ये रे जो सीधी जा रही थी वो आफ्टर बेंडिंग टुवर्ड नॉर्मल आ गई, तो मैं बोल दूं परपेंडिकुलर गिरेगी, एंड इट विल अपीयर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट, ये यहां से आती हुई लगेगी, ये इमेज ये पीछे से यहां से आती हुई लगेगी, तो बोल दो ये रे जो सीधी जा रही थी आफ्टर रिफ्रैक्शन ये यहां पीछे से आती हुई लगेगी, और अगर इमेज यही बनवानी है तो बोल दो रिट्रेस कर जाना चाहिए। देख यहां थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं, यहां आ जा, यहां थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं इस क्वेश्चन को, इधर देखो बेटा, थोड़ा समझना पड़ेगा इसको, जल्दी मत कर, कंसेप्ट अच्छा है, ये थोड़ा बड़ा डायग्राम बना रहा हूं मैं, ये नेग्लिजिबल वाटर सरफेस है बेटा, ये कम है, मैं थोड़ा बड़ा इसलिए बता रहा हूं ताकि तेरे को नजर आए बेटा, ये हाइट नेग्लिजिबल है, थोड़ा मैग्नीफाई करके बताया मैंने, ये यहां से वो रे आ रही थी, ये पॉइंट मैं यहां ले रहा हूं, हालांकि तुम कहते हो कि सर इसके कंपैरिजन में डिस्टेंस वो मार्का सेम नहीं है, ये है ना, ये रे आई, ये यह था, ये नॉर्मल। अब देखना यहां पे ये रे, ये रे पास आएगी ना, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन रे पास आई, ये दिस ये, and it should appear to come from this refracted ray, this, it should appear to come from this 2f, it should appear to come from this 2f, ये देखो ये 2f या सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई लगनी चाहिए, ये यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मतलब मैं बोल दूं परपेंडिकुलर गिरनी चाहिए, ए भाई लो जी, तो ये रे जैसी रिफ्रैक्ट आफ्टर रिफ्रैक्शन मैं बोल दूं नॉर्मल के करीब आएगी तो ये 2f से, तो तभी तो रिट्रेस करेगी बात को, परपेंडिकुलर गिरेगी मिरर पे तभी तो रिट्रेस करेगी, तो हम बोल दूं 2f से, ये नहीं कि आफ्टर रिफ्रैक्शन इस पानी की सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद 2f से आती हुई लगनी चाहिए, वो 2f मिरर से डिस्टेंस होगी, ये दिस शुड बी 2f, दिस शुड बी 2f, दिस, ये यहां से लगे यहां तक, दिस शुड बी 2f, ये 2f होना चाहिए, ये 2f या r है ना, r बोल दो इसको r, और चूंकि h नेग्लिजिबल है, h टेंड्स टू 0 है,
तो हम बोल दो ये भी आर ही हो जाएगा, ये एक्स बराबर आर। अरे ये नेग्लिजिबल है ना, तो एक्स बराबर आर। तो यहां जा, वापस पीछे आ जा, तो यहां पे ध्यान दे, तो बोल दो यार परपेंडिकुलर गिरनी चाहिए और इट शुड बी सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर साथ ही भी लगनी चाहिए, एंड दिस इज नेग्लिजिबल। तो मैं बोल दो ये एक्स बराबर आर, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस वो एक्स गलत लिख दिया मैंने, वो डिस्टेंस ऑफ इमेज है, ये एक्स नहीं है, दिस इज नॉट एक्स, डिस्टेंस ऑफ इमेज है ना, डिस्टेंस ऑफ इमेज होगी वो, है ना। तो बोल दो ये करीब आएगी तो यहां से आती भी लगनी चाहिए, सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। बोलो बेटा, तो दिस शुड बी डी आई, ये डी आई शुड बी आर, ये डी आई आर होना चाहिए, आर वैसे हालांकि आर प्लस आर, समझ आर माइनस एच होना चाहिए, आर माइनस एच, लेकिन वो आर ही बोल रहा हूं मैं इसको, ठीक है, क्योंकि एच नेग्लिजिबल है। तो मैं बोल दूं जो डिस्टेंस यहां से ले रहा हूं मैं आर, वही ये आर ही ले रहा हूं पूरी, ये आर ही ले रहा हूं। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं सॉल्यूशन फर्स्ट, व्हेन रे इंसिडेंट on water surface, refraction will be there, ठीक है। जब वाटर सरफेस पे रे गिरेगी तो रिफ्रैक्शन विल बी देयर, ठीक है, और ये इमेज ये, ठीक है। एंड ये देखो, ये रिट्रेस अभी तो करेगी और यही इमेज बनेगी, यहाँ वहां तो बनेगी नहीं, ये तो इंटरमीडिएट इमेज है। एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन ray should fall on mirror normally, है ना, परपेंडिकुलर, समझ गए। तो मिरर पे रे परपेंडिकुलर गिरनी चाहिए, ठीक है। तो मैं बोल दूं यहां से, इधर देख, थोड़ा सा डायग्राम साफ बना रहा हूं, ये इधर देख, ये तो रे परपेंडिकुलर गिरेगी तो वापस यूं चली जाएगी, ठीक है, ये 90। अब मेरे को इससे कोई मतलब नहीं वापस जाएंगे, बस मैंने तो सेट कर दिया इमेज आएगी, ये बन जाएगी फाइनल, ठीक है। अब ये जो इंटरमीडिएट इमेज है, ये जो परपेंडिकुलर गिरेगी, तो मैं बोल दूं इट शुड बी अपीयर टू कम फ्रॉम आर या सी। तो ये जो डिस्टेंस है इट शुड बी सी, इट शुड बी सी, दिस ये आर होनी चाहिए, ये सी साथ ही लगनी चाहिए, ठीक है। तो बोल दूं, है ना, डी आई अपॉन डी ओ, 8 वाटर सरफेस, 8 एयर वाटर, एयर टू वाटर सरफेस, यहां से बोल दूं मैं डी आई अपॉन डी ओ, येलो कलर से लिखो, सॉल्यूशन है डी आई अपॉन डी ओ। सर हम कहां से लाए येलो कलर, अरे डी आई अपॉन डी ओ, डी आई क्या है ना, डी आई अपॉन डी ओ, बाद वाला मीडियम म्यू टू बाई म्यू वन, ए फॉर्मूला पढ़ाया था क्या कल, म्यू टू बाई म्यू वन। वैसे लॉजिकली भी बोल सकते हैं आप, डी आई ज्यादा आएगा, ये देख, दिस इज डी आई एंड दिस इज डी ओ। तो मैं वहां से बोल दूं डी आई ज्यादा आएगा, तो डी आई बराबर म्यू टू, बड़ा म्यू ऊपर रखो, ए बड़ा म्यू ऊपर रखो, और ये वाटर का 4/3 है म्यू टू। वैसे भी पता है मेरे को लॉजिकली बड़ा म्यू ऊपर आएगा, 4/3 अपॉन छोटा म्यू, एयर का 1, म्यू 1, तो एयर का म्यू 1 जिससे आ रही है म्यू 1, जिसमें जा रही है म्यू 2, जहां से आती है उसको म्यू 1 बोलते हैं, और जहां जाती है उसको म्यू 2 बोलते हैं, म्यू 2 बाई म्यू 1। और वैसे भी ये बड़ा ही लाना था, क्योंकि डीओ से बड़ी आएगी, इमेज डीओ से दूर बनेगी, और डीओ एक्स है, तो x से दूर बनेगी तो इंटू एक्स, एंड डी आई शुड बी कितना, ये इमेज जो बने वो कहां से आती हुई लगनी चाहिए, मिरर को, तो मिरर को आर से आती हुई लगनी चाहिए। और अगर ये आर है, मिरर को आर से आती हुई लगनी चाहिए, तो सरफेस से भी आर हो गया क्या, तो यहां से आर लिख दो, यहां 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4/3x, तो यहां से आ जाएगा x बराबर 15 सेंटीमीटर, x बराबर 15 सेंटीमीटर। तो मैं बोल दूं ये 15 सेंटीमीटर होगा, दिस इज 15 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो डी ओ 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर है, और इमेज 20 पे बनेगी, क्लियर है। तो यहीं से ले रहा हूं सारी डिस्टेंस, तो ये 15 होगी और इमेज 20 पे बनेगी, और जो सरफेस से 20 होगी वो मिरर से भी 20 होगी, क्योंकि वाटर की लेंथ नेग्लिजिबल ली है मैंने, लेंथ होगी तब आगे देखेंगे अपन। तो बोल दो आंसर इज 15 सेंटीमीटर। और सही बात है, लॉजिकली देखे ना, अगर 20 पे होता वाटर ये ऑब्जेक्ट,
समझना। तो मैं बोल दूं मिरर में पानी नहीं होता तब जाके 20 की 20 पे चली जाती है परपेंडिकुलर, लेकिन जैसे पानी पड़ जाए थोड़ा नीचे रखना पड़ेगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन के बाद दूर से आता हुआ लगेगा। पानी की सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद दूर से आता हुआ लगेगा, वो दूर शुड भी 20। अरे थोड़ा ऑब्जेक्ट यहाँ पे पानी नहीं होता तो यहाँ पानी नहीं होता तो 20 पे ऑब्जेक्ट होता तो 20 पे इमेज बनती। विदाउट वाटर सी पे ऑब्जेक्ट रखो तो इमेज सी पे ही बनेगी, लेकिन जैसे ही पानी भर दिया तो रिफ्रैक्शन के बाद थोड़ी करीब आएगी, तो थोड़ा ऑब्जेक्ट नीचे लाओ, ऑब्जेक्ट को नीचे लाओ, तभी तो मैं बोल दूं रिफ्रैक्शन के बाद पीछे से आता हुआ लगेगा, और पीछे शुड भी सी, जो पीछे है वो शुड भी सी। मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी अब तक, अगर आनी होगी तो, नहीं आनी होगी छोड़ दे। हाँ अगला देख बेटा, सेकंड केस सॉल्यूशन सेकंड, येलो कलर लो सर, ये है ना, h बराबर कितना बेटा 4 सेंटीमीटर। अब देखो पानी भरा, अब थोड़ा और क्लियर होएगा, है ना, पानी की हाइट दी है तो इससे थोड़ा क्लियर होगा किसकी इमेज किसका ऑब्जेक्ट। ये देखो थोड़ा डायग्राम बड़ा बना रहा हूं क्योंकि अब तो पानी भरा है, तो वैसे भी हाइट भी बना सकते हैं अपन। ये देख ये ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट, दिस इज एक्स, ये ठीक है। अब देखो ये 4 है इस बार, ए दिस इज 4 बायोलॉजी, 4 सेंटीमीटर इज दिस, तो बोल दो ये 4 है। अब पानी की सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा यहां, और देखो इमेज यही बनानी है, फाइनल इमेज शुड बी एट ओ इटसेल्फ, ये तो मैं बोल दूं रे यू आनी चाहिए, और ऐसा तभी होगा जब मिरर पे परपेंडिकुलर गिरे। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, मिरर पे परपेंडिकुलर गिरनी चाहिए। मैंने बता रखा रिट्रेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिट्रेस वाला कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बोल दूं मिरर पे परपेंडिकुलर नॉर्मली इंसिडेंट होनी चाहिए रे, तभी तो यूकी हो जाएगी वापस, और फाइनल इमेज यही बन जाएगी। तो मुद्दे की बात है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर, और यहाँ पे परपेंडिकुलर का मतलब इट शुड बी 20, इसको जहां से आती भी लगेगी ये दिस शुड बी 20, ये इंटरमीडिएट इमेज, दिस इंटरमीडिएट इमेज, तो मिरर को कहां से आती हुई लगनी चाहिए, ये मिरर को लगनी चाहिए 20। पहले ये दोनों सेम ही हो गई थी, ये और ये सेम ले ली थी मैंने, अब इस बार 20 तो मिरर से डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज फ्रॉम मिरर पोल नॉट फ्रॉम वाटर सरफेस, तो ये तो पोल से डिस्टेंस है बेटा आफ्टर रिफ्लेक्शन ये 20 होगा ना, इस मिरर को लगनी चाहिए 20 से आती हुई। पहले मिरर और वाटर एक ही बात थी, ये देख पहले ये जो 20 था ना, ये 20 ले लिया मैंने, ये सेम ही ले लिए थे मैंने, दीज आर इक्वल ले लिए थे मैंने, जबकि वाटर की हाइट नेग्लिजिबल थी, h टेंड्स टू 0 था, ये 0 था, तो याद है अपन ने ये वाटर यहां से 20 था रिफ्लेक्शन, और यही 20 ले लिया था। देख मैंने di 20 लिखा था, ये देख di 20 लिखा था, जबकि बेसिकली ये di होगा क्या r माइनस h, पर h 0 था, ये देखे ना, ये r तो यहां से दूरी थी, तो यहां सरफेस से तो r माइनस h था, ये बेसिकली r माइनस h था ये तो, पर मैंने h नेग्लिजिबल लेके r ही ले लिया था। यहां नहीं कर सकता हूं ऐसा, ये देख ये r है, देख यार ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई लगनी चाहिए इसको, तो ये मिरर से डिस्टेंस आर, तो बोल दो वाटर सरफेस कितनी आएगी, ये देख di, बोलो यहां से di, तो बोल दो r माइनस h, ये h है और h 4 है, तो बोल दो ये di बराबर 20 माइनस 4 16 सेंटीमीटर। बोल बायोलॉजी, तो दिस शुड बी 16 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर, बोलो ये 16 होना चाहिए, ये है ना, ये x, ये 16, तो आ जाओ क्या आ जाएगा, तो यहां से di अपॉन do, यही है वाटर सरफेस है ना, पर एट वाटर सरफेस, एट सरफेस, एट सेपरेटिंग सरफेस, एट सेपरेटिंग सरफेस, बोलो di अपॉन do इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1, di अपॉन do बराबर म्यू 2 बाई म्यू 1, बोलो, तो यहां से di कितना हो जाएगा बेटा, di हो गया 16 सेंटीमीटर, ये रहा 16 सेंटीमीटर, do कितना x निकालना है, म्यू 2 कितना बाद वाला मीडियम 4/3, बाकी सब चीजें वही। ये समझ में आ गया, ये 16 कैसे आया, 20 क्यों नहीं आया, पहले 20 क्यों आया था, पहले वाटर की हाइट नेग्लिजिबल थी तो मिरर से डिस्टेंस और सरफेस से डिस्टेंस सेम थी, इस बार वाटर की हाइट 4 सेंटीमीटर, तो मिरर से 20 जो चीज दूर होगी वो वाटर सरफेस से 16 दूर होगी, खत्म। यहां से x बराबर आ गया कितना 12 सेंटीमीटर, तो आंसर तो अलग आना ही आना है 12, वहां कितना आया था 15, तो वहां ऑब्जेक्ट 15 पे रखना था, यहाँ ऑब्जेक्ट 12 पे रख दो।
ठीक है, तो 12 की इमेज 16 पे बन जाएगी और 16 फिर मिरर से 20 दूर हो जाएगा, खत्म। तो जो सरफेस से 16 दूर होगा वो मिरर से 20 दूर होगा। क्लियर है? बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, स्टार मार्क कर लेना और पोज कर करके समझ लेना, ठीक है। 31 आ जाओ, 32 बेसिकली ये 2 क्वेश्चन थे, है ना। चलो 32 और देखो इसी कंसेप्ट पे एग्जाम्पल 32, है ना। ये बेहतरीन क्वेश्चन है अपने मॉड्यूल में। एक क्वेश्चन लेते हैं मॉड्यूल का, हाँ ये इसमें अपन कबड्डी खेलेंगे, है ना, रे डायग्राम की कबड्डी। 32 ये देखो, पहले डायग्राम बना दो साइड में। आर दिया 1 मीटर, है ना। बातें यही लिख लेते अपन, इतनी रामायण में नहीं कहूंगा तुम्हारे सामने, है ना। ये आर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया 1 मीटर इसकी मिरर की, है ना। ठीक है, ठीक है। तो कौन का मिरर है ना। अब मैं रामायण लिख रहा हूं, देखो सुनो, रामायण वो पैरेलल रे आके गिर रही है, ये एक कंटेनर है, मतलब मैंने कॉनकेव मिरर के ऊपर एक सिलेंड्रिकल कंटेनर रख दिया, उसमें पानी भर दिया, एच हाइट तक, ये दिस इज हाइट एच, और पैरेलल बीम गिर रही है सनरेज, ठीक है, ठीक है। फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम वाटर सरफेस, फ्रॉम वाटर सरफेस, मिरर से नहीं, वाटर सरफेस से डिस्टेंस निकालनी है, सरफेस फ्रॉम वाटर सरफेस, ठीक है, वाटर सरफेस से डिस्टेंस निकालनी है फॉर पैरेलल इंसिडेंट रे, फॉर पैरेलल इंसिडेंट रे, ठीक है, पैरेलल इंसिडेंट रे आ रही है उनके लिए, ठीक है। फर्स्ट इफ, या इफ कर दो, है ना, रे, इफ फर्स्ट h इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, सेकेंड h इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। बेहतरीन क्वेश्चन, 2 पार्ट है इसके भी, 80 और 40 सेंटीमीटर दिया है। आ जाओ बेटा, बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। चलो थोड़ा सा अपन यहीं पे एनालिसिस करते हैं, उसके बाद अपन अगले पेज पे इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। चलो येलो कलर, अपने आपको पता है ये सॉल्यूशन में येलो कलर आ जाता अपना, तो बोलते हैं पैरेलल रे गिर रहे हैं या 90 डिग्री पे गिर रही है रे, तो देयर वुड बी नो रिफ्रैक्शन, तो पहली सरफेस पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि याद है परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है, मिरर में परपेंडिकुलर गिरती है तो रिट्रेस करती है पाथ को, नॉर्मल के अलोंग गिरती है तो रिट्रेस करती है, आई बराबर आर बराबर 0 और डेविएशन 180, नॉर्मल पर मिरर पर परपेंडिकुलर। यहाँ पे अगर रिफ्रैक्शन में सरफेस पे परपेंडिकुलर गिरती है तो आई 0 तो आर 0, मतलब नो रिफ्रैक्शन वुड बी देयर। तो जब भी ध्यान रखना रिफ्रैक्शन 0 हो जाता है कब, जब परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है, ठीक साहब, ये रह गई अंदर। और जैसे ये रे यहां मिरर पे गिरेगी, मैं बोलता हूं आफ्टर रिफ्लेक्शन दीज रे विल कन्वर्ज एट फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन दीज पैरेलल रे विल कन्वर्ज एट फोकस, ये फोकस में कन्वर्ज हो जाएगी। यहां पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद मिरर पे गिरी तो मिरर के लिए ये इनफाइनाइट से आ रही थी, मिरर के लिए इनफाइनाइट से आ रही थी, तो फोकस पर इमेज बनेगी। और फोकस कितना दूर होगा बेटा, ऑरेंज कलर से लिख रहा हूं ताकि मिसमैच नहीं हो या मिक्स नहीं हो। चलो तो बोल दो दिस इज 50 सेंटीमीटर, ये तो ये 50 सेंटीमीटर, क्योंकि R/F होगा ना, R/2 होगा ना फोकस, 50 सेंटीमीटर वुड बी न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, ये सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है, साइन तो नेगेटिव है, इधर फोकस, ये सब पता है तेरे को, कॉनकेव मिरर का फोकस इधर होता है, सब मालूम है, फालतू की बात अभी नहीं करनी मेरे को, ठीक है, छोटी टिंडर मिंडर बातें तेरे को पता ही है सब। ये रे मिली, अब ये रे आगे जाएगी क्या, ये तो क्या मैं बोल दूं ये रे जो फोकस पर कन्वर्ज हुई ये आगे जाके गिरेगी। अब सुनना, रटाफिकेशन नहीं, रे डायग्राम बता रहा है कि जो रे कन्वर्ज हुई दैट दिस इंटरमीडिएट इमेज दिस आई डैश विल बिहेव लाइक ऑब्जेक्ट फॉर दिस सरफेस,
विल बिहेव लाइक ऑब्जेक्ट फॉर दिस वाटर सरफेस। ये जो पैरेलल रे यहां कन्वर्ज हुई है, ये इस वाटर सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी क्या? हाँ, क्योंकि इस वाटर सरफेस को तो यहीं साथ ही भी लग रही है, क्योंकि एक बार सारी रे यहां कन्वर्ज हो गई, जितनी भी रे गिरेगी वो सब यहां कन्वर्ज हो गई। दिस वुड बी द ऑब्जेक्ट। तो बोल दूं ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये देखो ये, और ये 50 है, और ये पानी 80 तक भरा है ना पहले केस में, ये दिस इज 80 सेंटीमीटर, और ये 80 है, तो मैं बोल दूं दिस इज दिस डिस्टेंस, दिस वुड बी डीओ। ए दिस वुड बी डीओ, येलो कलर से लिखो, दिखेगा नहीं, ये डीओ। डीओ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा बोलो? 80 माइनस 50, 80 माइनस 50, दिस इज 30, सॉरी हाँ 80 माइनस 50, 30 सेंटीमीटर। तो बोल दो डीओ विल बी 30 सेंटीमीटर, ये हटा दो यहां से 30 सेंटीमीटर, तो ये डीओ 30 सेंटीमीटर होगा, यहां से ऑब्जेक्ट 30। अब इसके लिए अब देखो क्या होगा, तो मैं बोल दूं यार रिफ्लेक्शन होगा, ये 90 डिग्री हटा दूं, ये रे हटा दूं, अरे बना लेना यही है। अब क्या होगा, इस सरफेस पर रिफ्लेक्शन होगा, यहां देखो ये देखो, ये नॉर्मल है ना, ये तो बोल दो यहां से रे बताओ अवे आएगी या टूवर्ड नॉर्मल आएगी? ये रे डेंसर से रेयर में जा रही है, तो बोल दो हल्के, डेंसर मतलब म्यू ज्यादा, रेयर मतलब म्यू कम, तो म्यू कम हुआ तो एंगल बढ़ेगा, तो दूर हो जाएगी अवे। दीज रे विल बी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये देखो, तो ये रे दूर हट गई, दूर टक करके, और दूर हट गई तो मैं बोल दूं इमेज करीब बनने वाली है। ये इमेज फाइनल इमेज पास बनने वाली है। दिस वुड बी द फाइनल इमेज, ये फाइनल इमेज होगी, ये DI। बोल मेरे लाल, ये DO ये DI। बेटा डायग्राम साफ नजर आना चाहिए, बड़ा डायग्राम बनाया मैंने, तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। आधा काम तो डायग्राम में हो गया, पैरेलल रे पहले फोकस पर मिली मिरर के, फिर वो इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया, साफ साफ पता पड़ रहा, देखो ये रे यहां से आती भी लग रही है, और ये डाइवर्ज हुई, तो ये DI कम आएगा। तो मुझे ये पता है 30 से वाटर सरफेस से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 30 थी उससे कम आने वाला DI। अब आ जाओ, है ना, ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट वाटर सरफेस, पहली बार तो वही नहीं था वाटर सरफेस, कब हुआ था ये रिफ्रैक्शन? आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, ये ध्यान रखना, आफ्टर रिफ्लेक्शन। सेकंड वाले की कर रहा हूं, पहली बार तो वही रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, तो मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद जो वाटर सरफेस में रिफ्लेक्शन हुआ उसके लिए बोलो, तो मैं बोल दूं DI अपॉन DO। ए बेटा जी, DI अपॉन DO इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। और वैसे भी पता है मुझे कि μ2, इस बार μ2 कौन सा है, बाद वाला मीडियम μ2 होता है, तो एयर है, μ1 कौन सा है, वाटर है, वाटर से एयर में रह जा रही है। आ जाओ, तो DI मुझे निकालना है, DO कितना है बेटा, DO बराबर 30 सेंटीमीटर, μ2 बाद वाला मीडियम 1 और μ1 पहले वाला मीडियम कितना है 4/3, तो यहां से DI कितना आ जाएगा बोलो, तो आ जाएगा 3/4 इंटू 30, एंड दिस इज DI बराबर बोलो, ये 90/4 22.5 सेंटीमीटर, दिस डिस्टेंस इज 22.5, दिस DI इज 22.5 सेंटीमीटर। तो वाटर सरफेस से 22.5 सेंटीमीटर डेप्थ पर इमेज बनेगी, और मुझे पता था कि ये 30 से कम आने वाली है, क्योंकि 30 से रे आ रही है तो वो डाइवर्ज होकर थोड़ी करीब आ जाएगी, तो 30 से कम। सर मजा आ गया सर, बेटा बेहतरीन क्वेश्चन है ये, सब मॉड्यूल में शानदार चीज है, पूरा जग घूमी हो लेकिन मिलेगी नहीं ऐसी शानदार चीज, बेहतरीन क्वेश्चन, कंसेप्ट क्लियर करेगा, किसकी इमेज किसका ऑब्जेक्ट, तुक्के नहीं मारने, इसकी इमेज उसका ऑब्जेक्ट, पहले तो रट लिए थे, नहीं बेटा समझना पड़ेगा हर चीज को। चले आगे, चलो अगला सेकेंड पार्ट इसका। सर सेकेंड करवाओ ना, बर्बाद हो गए सर आप उसमें। मैंने पूछा क्यों बेटा, बोले सर उसमें तो 40 सेंटीमीटर तक ही पानी है। कोई बात नहीं, चाहे तो उस हिसाब से सोचेंगे, अगर 40 तक है तो दिक्कत क्या है, हमको रट थोड़ी रहे फिजिक्स को, हमारे को तो समझ में आ गई है। आजा बेटा, ये ले 40 तक पानी है तो
ठीक है, ये 40 सेंटीमीटर तक वाटर भरा हुआ है, ये ठीक है। ये आर कितना बेटा 1 मीटर है ना, यानी कि फोकस बराबर 50 सेंटीमीटर, ठीक है। ये अब देखो जब ये लाइट रे गिरेगी, ठीक है, तो बोल दो ये 50 पर जाने वाली है, ये तो these ray are going at focus after reflection from mirror. These rays are going to focus after reflection from mirror. जाने वाली थी बट अनफॉर्चुनेटली सरफेस खत्म हो गई, पानी खत्म हो गया। अब अनफॉर्चुनेट बोल चाहे फॉर्चुनेट बोल, ये यहां जाने वाली थी, इट वुड बी इमेज, इंटरमीडिएट इमेज फॉर दिस मिरर, यहां मतलब दिस सिस्टम है ना। तो यहां रे मिलने वाली थी कितनी 50 पे, तो क्या मैं बोल दूं ये 10 ऊपर ऑब्जेक्ट आने वाला था, दिस इज कॉल्ड वर्चुअल ऑब्जेक्ट, था वाला वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाता है। दिस इज डीओ, कितना हो जाएगा बेटा, ये 40 तक पानी और ये 50 है तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप कर लेना बेटा, मैं यहां कबड्डी नहीं खेल रहा हूं बेटा जी। दिस इज 50 एंड दिस इज 40, तो दिस इज 10, देख लो आराम से, ये एयरटेल वाले यार। हाँ तो मैं बोल दूं ये 50 है, 40 है तो ये 10 है। 10 पे रे मिलने वाली थी बट पहले ही पानी खत्म हो गया, तो देयर वुड बी रिफ्रैक्शन, दीज आर द नॉर्मल। तो क्या मैं बोल दूं यार रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन होगा तो रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी या टुवर्ड नॉर्मल होगी, डेंसर से रेयर जा रही है बारी में, तो मैं बोल दूं अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। ये दूर हट गई नॉर्मल से, हट जाता हूं, हट जा, हाँ इधर देख, ये देखो ध्यान से देख बेटा, जो रे वहां जाने वाली थी, इमेज वहां बनने वाली थी, वो दूर हट गई और फाइनल इमेज ये रही, ये आई फाइनल, ये आई डैश, ये आई, ये डीओ 10 और ये डी आई, ये फाइनल डी आई, ये क्लियर है क्या। तो ये 10 दूर ऑब्जेक्ट था, इमेज यहां बन गई, तो यहां से मैं बोल दूं क्या डी आई अपॉन डीओ, डी आई अपॉन डीओ। अब देख डीओ का डी आई कम आने वाला है, ये 10 से भी कम, तो लॉजिकली ये 10 से कम आने वाला है। चला जाओ डी आई अपॉन डीओ इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1, ये अब डी आई कम आने वाला, ध्यान रखना, डी आई इज इक्वल टू डीओ कितना है रे, डीओ कितना है, मन में सोच 10 सेंटीमीटर है, ए डीओ 10 है ना रे, यहां लिखे 8 वाटर सर 8 water to air surface to air surface रिफ्रैक्शन है ना, पानी से आ रही है ना, पानी से रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये आ गया फॉर्मूला ये। अब बताओ डी आई निकालना 10 से कम आने वाला है, तो बोल दो बड़ा म्यू 1 वैसे भी पानी का 4/3, पहला मीडियम पानी है और दूसरा मीडियम जहां से आई वो पानी है म्यू 1, और जहां जा रही है वो एयर है म्यू 2, ये, और डीओ कितना बेटा 10 सेंटीमीटर, और लॉजिकली भी 10 से कम आएगा आंसर, तो मैं बोल दूं बड़ा म्यू नीचे, बड़ा म्यू नीचे, दिस बड़ा म्यू नीचे, डिवाइड कर कितना आ जाएगा 30/4, 7.5 सेंटीमीटर, दिस वुड बी द डी आई, 7.5 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगी है। तो वाटर सरफेस से 7.5 ये आंसर है, और 22.5 से पिछले वाला आंसर था। बेहतरीन क्वेश्चन, देख लो बेटा, रे डायग्राम बता रहा है किसकी इमेज किसका ऑब्जेक्ट। तो इस बार वाटर सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट था, दिस वाज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट, दिस डीओ वाज वर्चुअल, क्या था ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्या है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहीं रखा नहीं इस बार वाटर सरफेस पे, रे जानने वाली थी, रे कन्वर्जिंग रे, जब ऑब्जेक्ट पे कन्वर्जिंग रे होती है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है, मैंने बताया था, याद है पेंसिल बीम, कन्वर्जिंग बीम गिरी थी प्लेन मिरर पे, तो याद है रियल इमेज बनी थी, बता रखा देख पीछे जाके। हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है, वर्चुअल रे मतलब जहां एपियर टू मीट, मैं तो ये बातें रखता ही नहीं हूं, कन्वर्जिंग बीम डाइवर्जिंग वो सड़ी बातें हैं सब, वो लिखा नहीं पड़ती थ्योरी में, बाकी कोई मतलब नहीं है। आप तो एपियर टू मीट इज वर्चुअल एंड एक्चुअली मीट इज रियल, खत्म।
जहां रे वास्तव में मिले वो रियल है, चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो, और जहां अपियर टू मीट हो वो सब वर्चुअल है, चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो। रटो मत गधों की तरह हर बात को, ठीक है? सर हम नहीं रट रहे, रटना ही मत बेटा, बाकी बर्बाद हो जाएगा, ध्यान रख लेना। चलो तो सर ये बातें समझ में आ गई। तो अभी हमने पढ़ा सिंगल सरफेस से रिफ्रैक्शन, सिंगल प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन। अब अपन एंड टू एंड स्लैब शिफ्टिंग भी पढ़ लेते हैं, है ना? शिफ्टिंग फ्रॉम स्लैब, हेडिंग डालो, शिफ्टिंग, शिफ्टिंग फ्रॉम स्लैब, ठीक है? अब इसमें भी दो टाइप की शिफ्टिंग पढ़नी है, एक तो नॉर्मल शिफ्टिंग है, लेटरल शिफ्टिंग। लेटरल बड़ी सड़ी शिफ्टिंग है, लेकिन पढ़ानी तो पड़ेगी, नहीं तो तुम फट के देते हो सर ये नहीं पढ़ा है वो नहीं पढ़ा है, मतलब कुछ है नहीं, ठीक है? हाँ, when light ray passes from parallel slab, ध्यान रखना ये from parallel slab। सर what do you mean by parallel slab? ये सी, ये दोनों साइड पैरेलल होनी चाहिए, it should be parallel slab, then parallel slab and surrounding in both side of slab are same। सर ये क्या कह रहे हो आप? ये सेम होना चाहिए, ठीक है? ये दोनों, ये और ये सेम। देन फाइनल रिफ्रैक्टेड रे, देन इमर्जेंट रे कर दो, देन अच्छा लिख रखा आपने मॉड्यूल में, इमर्जेंट रे will be parallel to incident ray, ठीक है? ये जो इंसिडेंट रे है, ये इमर्जेंट रे जो होगी उसके पैरेलल होगी, ये these would be the parallel, ये समझ गया? ये दोनों पैरेलल होगी, ध्यान रखना, बता रखा है मैंने। थीटा एंगल पे रे एंटर करती तो थीटा पे बाहर निकलती है, अगर मीडियम सेम हो सराउंडिंग का तो पैरेलल स्लैब में, सब बता रखा है बेटा, ये फालतू की बातें मैं भी नहीं करूंगा, ठीक है? अब देख तू तो लेटरल शिफ्टिंग और नॉर्मल शिफ्टिंग होती क्या, वो दिखाता हूं तेरे को मैं, इधर देख। अब हाँ यही बता देता हूँ, कोई मतलब तो है नहीं। ये देखो जैसे रे ही होती है, थोड़ा डायग्राम साफ बना देता हूँ, ये इधर बना रहा हूँ, ये देख। These should be parallel, ध्यान रखना है ना, ये रहे। ये थीटा एंगल पर आई तो थीटा पे जाएगी, ये इंसिडेंस रे, ये इमर्जेंट रे, तो ये इंसिडेंट रे, ये इमर्जेंट रे। अब ये देखो, ये जो रे ना, ये रे, ये पैरेलल होगी, ये बात तो था। अरे बोलो, These rays would be parallel, ए बता रखा है, ये पैरेलल टू ईच अदर। क्यों? थीटा पे आएगी, थीटा पे जाएगी, क्योंकि मीडियम सेम है, याद है, म्यू सेम है। चलो अब देखो, ये जो है, अब देख दो टाइप की शिफ्टिंग है, देयर वुड बी टू टाइप ऑफ शिफ्टिंग। ये देख, दिस अलोंग नॉर्मल, ये देखो नॉर्मल के अलोंग, ये देखे ना नॉर्मल ही होता है, इसके अलोंग। ये तो जिसकी आंख में रे गिरेगी, ऑब्जर्वर, उसको ये रे कहां से आती हुई लगेगी बेटा? ये यहां से, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल शिफ्टिंग, ये अलोंग नॉर्मल, ये दिस इज नॉर्मल शिफ्ट, ये दिस शिफ्ट इज नॉर्मल शिफ्ट, ये अलोंग नॉर्मल के टुवर्ड नॉर्मल इतनी शिफ्ट हुई रही, यूं। तो आपको ऑब्जेक्ट अगर कोई नहीं आ रखा है, मैं एक स्लैब रख दूं मेरे सामने, कांच की स्लैब, तुम्हारे सामने ग्लास स्लैब, तो ये बोर्ड तुम्हारे को शिफ्टेड नजर आएगा। ये बोर्ड यहां है वहां नजर नहीं आएगा, उससे थोड़ा आगे नजर आएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ रे। ये अभी अपन कैलकुलेट करेंगे। ये तो होता है नॉर्मल शिफ्ट, क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल शिफ्ट। दिस इज
नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मल मतलब एलोंग नॉर्मल हो, नॉर्मल मतलब साधारण नहीं है ये, नॉर्मल शिफ्ट मतलब एलोंग नॉर्मल शिफ्ट। ये होता है क्या कि ये दिस इज लेटरल, ये साइड वाइज, ये इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको? लेटरल शिफ्ट। तो देयर आर टू टाइप ऑफ शिफ्टिंग, ठीक है, नॉर्मल शिफ्ट है और लेटरल शिफ्ट। तो मैं बोल दूं यार देयर आर टू टाइप ऑफ शिफ्टिंग। कितनी टाइप की शिफ्टिंग है बेटा? देयर आर टू टाइप ऑफ शिफ्टिंग। वी विल स्टडी टू टाइप ऑफ शिफ्टिंग, मेनली टू टाइप ऑफ शिफ्टिंग। कौन कौन सी बेटा? फर्स्ट नॉर्मल शिफ्ट, सेकेंड लेटरल शिफ्ट। ठीक है, नॉर्मल शिफ्ट और लेटरल शिफ्ट, एलोंग नॉर्मल और ये साइड वाइज। ठीक है, तभी अपन बात करते हैं नॉर्मल शिफ्ट की। किसकी बात करते हैं बेटा? नॉर्मल शिफ्ट की। तो नॉर्मल शिफ्ट, ठीक है। अब नॉर्मल शिफ्टिंग का मैं डायरेक्ट अपने मॉड्यूल में भी डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेता हूं, हालांकि इसका डेरिवेशन लेकिन कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके पास सुनना, ये टी थिकनेस की स्लैब है, कितनी टी थिकनेस की स्लैब, और म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्या है? म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और बाहर एयर है। तो बोल दो इसकी शिफ्टिंग नॉर्मल शिफ्टिंग, नॉर्मल शिफ्टिंग इज गिवन बाय टी थिकनेस की म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की स्लैब की जो नॉर्मल शिफ्टिंग है वो टी 1 - 1 बाई म्यू है ना। ये म्यू हो गया स्लैब का म्यू। अगर बाहर एयर है तो, लेकिन मैं जनरलाइज कर दूं और स्लैब का म्यू μ2 है और सराउंडिंग का म्यू μ1 है, पूरा जनरलाइज फॉर्मूला लिख रहा हूं। सराउंडिंग शुड बी सेम, ये जो डेरिवेशन वो सेम सराउंडिंग के लिए, आप डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं मैं, वो स्मॉल एंगल लेके करना पड़ेगा। μ1 है ना, तो यहां पे आ जाओ, कितना आ जाएगा? तो बोल दो दिस वुड बी म्यू रिलेटिव, है ना। ये क्या हो जाएगा? म्यू रिलेटिव, है ना। और वेयर म्यू रिलेटिव इज, वेयर म्यू रिलेटिव, बोलो क्या हो जाएगा? तो मैं बोल दूं अगर सराउंडिंग 1 है तो स्लैब का म्यू हो जाएगा, और अगर सराउंडिंग कुछ है तो मैं बोल दूं म्यू स्लैब विद रेस्पेक्ट टू म्यू सराउंडिंग, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में म्यू स्लैब अपॉन म्यू सराउंडिंग। ये these are the ratio of म्यू, ठीक है, where म्यू रिलेटिव इज इक्वल टू म्यू स्लैब अपॉन म्यू सराउंडिंग। क्लियर है क्या? म्यू स्लैब अपॉन म्यू सराउंडिंग, एंड shifting will be and shifting will be in the direction of ray if direction of ray if mu slab is greater than mu surrounding। अगर सराउंडिंग से स्लैब भारी है, अगर सराउंडिंग से स्लैब भारी है, अगर सराउंडिंग से स्लैब भारी है तो शिफ्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ रे होगी, है ना, है ना। शिफ्टिंग विल बी इन द डायरेक्शन, एंड शिफ्टिंग विल बी अपोजिट टू रे इफ म्यू स्लैब से म्यू सराउंडिंग ज्यादा है। समझ गए? स्लैब से सराउंडिंग ज्यादा है, स्लैब से अगर सराउंडिंग का म्यू ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो उल्टी डायरेक्ट अपोजिट टू रे होगी। रे यूं जा रही है, शिफ्टिंग उल्टी होगी, पीछे दिखाई देगा। थोड़ा सा रे डायग्राम बना के देखते हैं। ए बेटा फॉर्मूला तो सीधा है टी, अभी क्वेश्चन करेंगे। आजा पहले डायरेक्शन देखते हैं, इधर आ। रे डायग्राम से डायरेक्शन समझाता हूं तेरे को, इधर आ। ये देखो, ये देख, ये नॉर्मल, ये रे आई, ठीक है, ये थीटा एंगल पे, और ये ले लो एयर, है ना, और ये ले लो ग्लास स्लैब ले लो। मैं बोल दूं ये रे पास आ गई,
और मैंने तुम्हारे को बताया था क्लास में, ए जब बेसिक पढ़ा रहा था, ये एंगल आर है तो ये भी आर होगा, और ये कैलकुलेशन सेम हो गया था फाइनली, सेम है। अगर इधर भी एयर है तो थीटा भी बाहर आ जाएगी, ये थीटा। तो मैं बोल दूं रे पास आई और फिर वापस थीटा पे चली गई, तो मैं बोल दूं खुद के पैरेलल हो गई। लेकिन देख लो आपके सामने है, लेकिन देख लो आपके सामने शिफ्टिंग तो हुई है। अरे जहां ऑब्जेक्ट था वहां नजर नहीं आएगा, थोड़ा आगे नजर आएगा, ये ऑब्जेक्ट था और इमेज आपको यहां नजर आएगी। तो जो लोग इस स्लैब में से इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वहां पड़े हुए, तो वो थोड़ा आगे शिफ्ट नजर आएगा, ये। अरे पानी बाल्टी में पड़ा हुआ साबुन भी तो ऊपर उठा नजर आता है, उसको पानी की स्लैब मान लो एक, तो पानी की स्लैब के बॉटम पे, यूं समझ लो पानी की स्लैब के बॉटम पे साबुन रखा तो थोड़ा ऊपर उठा हुआ नजर आता ना, ये दिस इज अ शिफ्टिंग, ये। तो बोल दो इन द डायरेक्शन ऑफ रे हुई, ये बोल दो शिफ्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ रे, इन द डायरेक्शन ऑफ रे। तो जब स्लैब भारी हो, सराउंडिंग से स्लैब भारी, तो रे पहले पास आती है फिर दूर हटती है, तो वो थोड़ी आगे की तरफ शिफ्ट होती है, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ रे शिफ्ट होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ रे। अगर रे यूं भी गिर रही होगी ना, इधर देख, इधर देख, रे यूं भी गिर रही होगी, ये देख, ये। कई बच्चे सोचते हैं यूं, कोई बात नहीं, यूं गिरा दो तब भी यूं शिफ्ट होगी, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ए इधर देख, ऑब्जेक्ट यहां रहने वाला था, ऑब्जेक्ट यहां आने वाला था, दिस इज कॉल्ड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। यहां जाने वाली थी रे, अब देखना आगे जाएगी, तो मैं बोल दूं यहां पे देखो शिफ्टिंग देख, ये नॉर्मल, तो बोल दूं रे पहले पास आएगी, ये, फिर ये आर, ये नॉर्मल, तो बोल दो अब ये रे पहले पास आई, अब दूर हटेगी और खुद के पैरेलल हो जाएगी, ये देख, ये थीटा। तो बोल दो थीटा पे आने वाली रे पहले नॉर्मल के करीब आई, फिर वापस दूर हटी, ये थीटा, ये। तो जो ऑब्जेक्ट यहां आने वाला था वो शिफ्ट हो गया उधर, तो मैं बोल दूं इन द डायरेक्शन ऑफ रे अगेन। तो तू चाहे रे यूं गिरा, चाहे उधर से आती है, चाहे रियल ऑब्जेक्ट ले चाहे वर्चुअल, अगर सराउंडिंग हल्का तो इन द डायरेक्शन ऑफ रे होगी शिफ्टिंग। बेटा ये बात में उलझो नहीं, इसलिए मैं अभी बता रहा हूं तेरे को, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ रे। आज हटा दो इसको, ये नोट नहीं करना बेटा, ये तो मैं तेरे को समझा रहा हूं, वो लाइन लिख दी ना, अब ये चीजें नोट नहीं करनी है, ये तो आप रफ में बना के खुद प्रैक्टिस कर लो, कोई मतलब नहीं है इनका, है ना। बस ये तो ये अपने न्यूमेरिकल में काम आएगी शिफ्टिंग, तो मैं बता रहा हूँ डायरेक्शन कौन सी है। शिफ्टिंग बच्चा कैलकुलेट तो कर लेता, यही नहीं पता पड़ेगा किधर। अब सर एक वो बताओ जब अपोजिट टू डायरेक्शन हो, चलो आ जाओ सराउंडिंग बारी लेके देखते हैं। ये देख सराउंडिंग बारी लेते है ना, ये जैसे 3/2 ले लिया, ये 4/3 ले लिया, अरे यूं ही 3/2 है ना, ये। तो क्या मैं बोल दूं ये रे देखो, ये तो बोल दो पहले आवे होगी, ये रे आई पे थीटा पे, है ना, तो इस बार पहले आवे होगी, अरे आवे होगी ना, ये आर है तो ये आर होगा, और कैलकुलेशन सेम, तो यहां पे थीटा पे जाएगी। तो पहले दूर हटी फिर पास आई, ये तो बोल दो ये पीछे से आती हुई लगेगी, देख ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज, ये शिफ्टिंग विल बी अपोजिट टू द, तो ये मैं बोल दूं रे पहले पास है और फिर दूर हटी, तो ये तो ये देखो खुद के पैरेलल तो हो गई, और रे अपोजिट टू, ये अपोजिट, तो शिफ्टिंग अपोजिट हो गई, पीछे हो गई। क्लियर है? ऐसे ही रे उधर से आएगी तो भी ऐसे ही हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो सर समझ में आ गई। तो जब जब रे मतलब जब सराउंडिंग भारी होगा, तो अपोजिट टू रे शिफ्टिंग होगी, सराउंडिंग हल्का होगा तो टुवर्ड्स रे शिफ्टिंग होगी, क्योंकि पहले पास और फिर दूर हटेगा। सर समझ में आ गया ये पॉइंट, है ना, ये शिफ्टिंग। तो ये स्लैब, अब सर मल्टीपल स्लैब रखी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीपल स्लैब रखी हो तो मल्टीपल स्लैब कर लगेंगे। पहले आप ना एक बार इस पे थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? चलो आ जाओ, कहां तक हुए थे क्वेश्चन नंबर देख, ये 32, 31, 32 में दोनों में दो थे, तो बेसिकली क्वेश्चन तो 34 हो गए, लेकिन ठीक है 32, 33 आ जाए। एग्जाम्पल 33। अब स्लैब की शिफ्टिंग को यूज कैसे करते हैं, तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर μ3 बाई, ये इंडिविजुअल क्वेश्चन दे रहा हूं तेरे को मैं, ठीक है? ये ऑब्जर्वर ये कॉइन सी लिख दे, हाँ
ऑब्जर्वर ओ को कॉइन सी कितना ऊपर उठा दिखाई देगा, उठा दिखाई देगा, ठीक है। ये ऑब्जर्वर ओ को कॉइन की सी कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। पहले तो बता क्या ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, हाँ क्योंकि सराउंडिंग एयर है, ये देख, और इसका म्यू 3/2 है, बाहर कुछ नहीं देता, एयर रहनी है। तो क्या मैं बोल दूं रे पहले पास जाएगी फिर दूर हटेगी, तो इन द डायरेक्शन देख बना रे डायग्राम। थोड़ा सा रफ टाइप बना दिया मैंने बेटा, यहाँ बार बार मैं रामायण नहीं कहूंगा तेरे सामने, गाली एक बार सर गाओ ना रामायण, अच्छा लगता है। ये तो ये नॉर्मल शिफ्ट बता नहीं है, ये शिफ्टिंग तेरे सामने, ये येलो कलर, ये दिस इज येलो कलर, ये सी डैश, ये दिस इज शिफ्टिंग, ये तेरे को नजर आएगी। तो कॉइन नहीं, कॉइन की इमेज नजर आएगी, थोड़ा ऊपर उठा हुआ नजर आएगा, कितना। तो सॉल्यूशन फ्रॉम येलो कलर S इज इक्वल टू T 1 - 1 बाई म्यू आर मेरे लाल, T हो गया 6 सेंटीमीटर, 1 - 1 बाई म्यू आर, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में ग्लास का म्यू, स्लेब का म्यू 3/2, तो ये आ जाएगा बेटा 6 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा 1 - 2/3 मेरे लाल फूल, तो ये आ जाएगा 1/3, तो 6 सेंटीमीटर इंटू 1/3, तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो शिफ्टिंग, तो शिफ्टिंग बराबर 2 सेंटीमीटर, खत्म। इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो ऊपर की तरफ शिफ्टिंग होगी 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ शिफ्टिंग होगी। क्लियर है क्या सर, समझ में आ गई। तो दिस इज द शिफ्टिंग, है ना सर। एक से ज्यादा स्लेब रखी हो मच्छर, कितना 33 और 34, ये ला जा मल्टीपल स्लेब रख दे, एक या 2 रख दे, ले रखे 2, ये मल्टीपल स्लेब आर दे यार, ये सी, ये ले बेटा 4 सेंटीमीटर 4/3 3/2, या कर दे 8 सेंटीमीटर, ये कर दे 3 सेंटीमीटर, ये ठीक है। अब आजा, है ना, थोड़ा सा ये स्लेब बड़ी बना दे, क्योंकि वो क्या मेरे को जगह चाहिए ना रे डायग्राम के लिए। ये दिस इज वॉज द कॉइन, ठीक है। O1 O2 है ना, C की इमेज O1 को व O2 को कितनी ऊपर उठी दिखाई देगी, क्लियर है ये क्वेश्चन। कुछ नहीं, रे डायग्राम बनाते मच्छर बन जाएगा। ए O1 के लिए एक बार शिफ्टिंग होगी, O2 के लिए 2 बार शिफ्टिंग होगी। सर O1 तो समझ में आ गया, O2 का बताओ आप। तो चलो मैं रे डायग्राम बना रहा हूं, बीच में O1 को भी बिठा देंगे। ये रे सर येलो कलर आपको पता नहीं, हाँ बेटा ये येलो कलर, ये मैं बोल दूं ये रे गिरी, थोड़ी पास आई और फिर दूर हटी और खुद के पैरेलल हो गई, ठीक है। ये पैरेलल हो गई, तो मैं बोल दूं ये रे यहां से आती भी लगेगी। दिस इज C1 आफ्टर स्लेब 1, आफ्टर रिफ्रेक्शन फ्रॉम स्लेब 1, दिस रे विल appear to come from this C1, ये this is first shifting, ये C1, ये शिफ्टिंग 1। उसके बाद ये फिर से क्या हो जाएगा बेटा, रे पास आई और ये फिर दूर हटी, ये तो क्या मैं बोल दूं, ये देखो ये C2। अब कई बच्चे सोचते सर ये देखो ना सर, ये स्लेब में आ गया तो यहां पे फिर ए बेटा ये कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी है, ये तो तुझे लगेगा। These are appear, this is appear to come from, तो ये रे तेरे को यहां से आती भी लगेगी, यार रे एक्चुअल में थोड़ी है। कई बार बच्चे सोचते सर पीछे जा रही तो यार रिफ्लेक्शन कर, अरे रे थोड़ी जा रही यार, तुझे लग रही, रे तो ये रही एक्चुअल में, रे तो रिफ्लेक्ट होके आई है। तो बोल दू ये पहले पास आया, तो बोल दू इसमें देखो सुनो, ये स्लेब 1, ये स्लेब 2, ये स्लेब 2, दिस इज स्लेब 1। मैं बोल दूं स्लेब 1 के लिए कॉइन ऑब्जेक्ट था और C डैश इमेज थी, और जो स्लेब 1 ने इमेज बनाई इस स्लेब के लिए तो ये यहीं से तो रे आ रही है। तो मैं बोल दूं सॉल्यूशन है ना, फॉर O1 शिफ्टिंग S1, बोलो उसके लिए शिफ्टिंग S1 बराबर T1 1 - 1 बाई म्यू 1, तो कितना आ जाएगा ये T1 कितना बेटा 8 सेंटीमीटर और 1 - 4/3 3/4 लिख दो सीधा, नीचे 1/4/3, तो ये आ जाएगा बेटा 2 सेंटीमीटर। तो मैं बोल दूं 2 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ रे, तो ऊपर की तरफ 2 सेंटीमीटर शिफ्ट नजर आएगी। तो
तो स्लेब 1 की वजह से 2 सेंटीमीटर ऊपर शिफ्ट नजर आएगी, फिर वो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगी, स्लेब 2 के लिए ऑब्जेक्ट होगी। दिस वुड बी द ऑब्जेक्ट फॉर स्लेब 2, और फिर से शिफ्टिंग होगी दिस S2। क्लियर है? तो ये पहली शिफ्टिंग 2 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ, फिर इसके लिए शिफ्टिंग, तो बोल दो इसके लिए कितनी शिफ्टिंग होगी, तो बोल दो S2 इज इक्वल टू T2 1 माइनस 1 बाई μ2। तो बोलो कितनी आ जाएगी, T2 हो गई 4 सेंटीमीटर, सॉरी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर 1 माइनस 1 अपॉन 3/2। तो यहां से आ जाएगी 1 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ, अगेन इन द डायरेक्शन ऑफ रे, सराउंडिंग हल्का है तो इन द डायरेक्शन ऑफ रे, तो 1 ऊपर होगी, तो टोटल शिफ्टिंग S2 आ गई 1 सेंटीमीटर अपवर्ड। तो मैं बोल दूं इसको क्या लगेगा, तो देखो 2 पहले शिफ्ट हो गई थी, क्योंकि इसके लिए तो ऑब्जेक्ट ही ये था ना, इस स्लैब के लिए तो ऑब्जेक्ट ही ये था, तो 1 और हो गई, तो टोटल 3 सेंटीमीटर शिफ्ट। इसको इमेज यहां नजर आएगी, तो टोटल 3 सेंटीमीटर शिफ्ट। तो बोल दूं O1 को 2 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ शिफ्ट, O2 को S1 प्लस S2 बराबर 3 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ शिफ्ट है। तो O1 को लगेगा 2 सेंटीमीटर ऊपर है कॉइन, और O2 को लगेगा 3 सेंटीमीटर ऊपर है। क्लियर है क्या? बोलो बेटा जी। ये 34 आजा, एग्जाम्पल 35। अब देखो थोड़ा सा इनका यूज करते हैं, एग्जाम्पल 35। तो सर ये शिफ्टिंग तो समझ में आ गई, अब थोड़ा इसको यूज करते हैं ना। अब ये मिरर के साथ कंबाइंड होगी, याद है पेने पे, अभी याद है तेरे को क्वेश्चन कराया था 31 और 2, उसमें कॉनकेव मिरर के साथ वाटर कंबाइन करके प्लेन सरफेस का रिफ्लेक्शन और मिरर कंबाइन किए थे। अब यहाँ स्लेब और मिरर कंबाइन कर रहा हूं, शिफ्टिंग और मिरर कंबाइन कर रहा हूं। ये आजा, बेहतरीन क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन। ये मिरर M, ये स्लेब 6 सेंटीमीटर, या कर दे 15 सेंटीमीटर, μ3/2। दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस डिस्टेंस इज 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड स्लेब इज इन बिटवीन मिरर एंड दिस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? चलो आ जाओ। अब अगर बेटा मैं इधर मुंह करके खड़ा हूं तो कोई तकलीफ ही नहीं है, क्यों? क्योंकि शिफ्टिंग आ जाएगी, ये शिफ्टिंग निकाल लोगे तो ये आ जाएगी 15 1 माइनस 1 बाई 3/2। अरे यार T 15 1 माइनस 1 बाई म्यू 3/2 2/3 5 आ जाएगी, तो इधर 5 तो 45 आ जाएगी। इधर यहां से इधर देख रहा हूं मैं, तो मेरे पास स्लेब से पार हो गए तो इधर शिफ्ट हो जाएगी 5। याद है सराउंडिंग हल्का है, म्यू 3/2 सराउंडिंग एयर, तो 5 इधर। पर अब क्वेश्चन ये नहीं है, अब क्वेश्चन है हम इधर मुंह करके खड़े हैं, ये ऑब्जर्वर 1 O1 और एक मुंह यूं खड़ा O2, दोनों मिरर की तरफ मुंह करके खड़े हैं। तो बोल दूं इसकी आंख में तो रे स्लेब से पार होके मिरर से रिफ्लेक्ट होके गिरेगी, और इसकी आंख में एक बार और रिफ्लेक्शन होगा, स्लेब से रिफ्लेक्शन, मिरर से रिफ्लेक्शन, फिर अगेन स्लेब से रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे विल अगेन रिफ्रैक्ट। O2 के लिए रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम मिरर विल अगेन रिफ्रैक्ट फ्रॉम स्लेब, वो रे डायग्राम बनाना। तो अब क्वेश्चन ये है, डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ coin C from mirror, distance of image of coin C from mirror seen by, अब किसने देखी, seen by first observer O1, second observer O2। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करो, फिर मैं करवाता हूं, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे, है ना। कौन सा था ये एग्जाम्पल? एग्जाम्पल 35, एक और लिखो, एग्जाम्पल 36, ठीक है, ये देखो एग्जाम्पल 36, ये ट्राई करो आप, कॉनकेव मिरर गिरा, दिस आर बेहतरीन क्वेश्चन 20 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर, म्यू 3/2, दिस इज ऑब्जेक्ट O एंड दिस इज डिस्टेंस X, ठीक है, और ये मिरर इन बिटवीन है, ध्यान रखना। फाइनल डिस्टेंस ऑफ, फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम
मिरर, ठीक है। इफ फर्स्ट x इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, सेकेंड x इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ये दो क्वेश्चन बेटा आप ट्राई करोगे, इनको अगले टर्म पे अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर है? आप ट्राई करें। बेहतरीन क्वेश्चन है शिफ्टिंग का यूज। पहले मैंने प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन DIDO पढ़ाया, फिर उसको मिरर के साथ कंबाइन करा। अब मैंने शिफ्टिंग पढ़ा दी, उसको मिरर के साथ कंबाइन कर लिया। एक बार कॉनकेव मिरर लिया, एक बार प्लेन मिरर लिया। आप ट्राई करोगे, रे डायग्राम बनाओगे अच्छे से, फिर मैं करवाऊंगा। ठीक है बेटा? ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय। बंद हो गए ना।